नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री पटना आए, रोहतास गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की, लोगों के साथ बात की, ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी की चर्चा की और उन्होंने कहा मधुबनी में किया हुआ वादा हमने पूरा किया। मतलब बहुत साफ था कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पहुंचकर वहां के लोगों का मन टटोल रहे थे। और वजह भी बहुत साफ है। वजह साफ इसलिए भी है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में एनडीए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, इसके लिए खुद एनडीए के तुरुप के इक्के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। अपने कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी, विधान पार्षद सबसे उन्होंने बात की, जीत के लिए मंत्रणा भी दिया, लेकिन जनता के दिलों को जीतने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। बिहार में कई हजार करोड़ की सौगात भी दी और यह बिहार की 50वीं यात्रा थी। लेकिन इसी सब के बीच चिराग पासवान ने फिर कह दिया कि उनकी पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़े। और दरअसल जो पार्टी के प्रभारी हैं अरुण भारती, जो कि चिराग के बहनोई हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए चिराग पासवान को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। हाँ, वो इतना जरूर कहते हैं कि चुनाव नीतीश और मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार के विकास के लिए चिराग की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, ये पार्टी चाहती है। मतलब क्या, चिराग केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके बिहार की राजनीति करना चाह रहे हैं। चिराग की मंशा क्या है, चिराग अपने लिए क्या भविष्य बिहार में देख रहे हैं। उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, ये तो कहने की बात होती है, लेकिन चिराग अपना भविष्य किस रूप में देख रहे हैं। क्या उनको लगता है कि चुनाव के बाद वैकेंसी होने वाली है? क्या उनको लगता है कि वो दलित समाज से आते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे और विधायक होंगे तो दबाव एनडीए में होगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और यही बात है जिस वजह से चिराग अब बिहार की सड़क पे उतरना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री पटना में हैं, रोहतास में हैं, उनकी सभा खत्म होती है, चिराग अपनी बात कह देते हैं। क्या मान लिया जाए कि अगला चीफ मिनिस्टर चिराग है? क्या पार्टी उस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है? क्या पार्टी को लग रहा है कि चुनाव के बाद ही चिराग के लिए विकल्प खुला हुआ है, कभी भी चिराग सीएम हो सकते हैं? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल चिराग ऐसा कह करके दबाव किस पर बना रहे हैं, चिराग अपने पत्ते धीरे धीरे कैसे खोल रहे हैं, चिराग अपने लिए बिहार की राजनीति में किस तरीके से माहौल बना रहे हैं, जेडीयू कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या एनडीए एकजुट है और चिराग के मैदान में उतरने से माहौल बदल सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज बताएंगे। चिराग प्रकरण पर हर मुद्दे का जवाब आज आपको देंगे। चलिए हम आपको लेके चलेंगे अपने मेहमान के पास, लेकिन आइए पहले सुनाते हैं चिराग पासवान खुद क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। प्रशांत किशोर आपके मित्र बताते हुए उन्होंने एक बात कहा है इंटरव्यू में कि जेडीयू 12 सीट है एमपी वाले, वो 100 सीटें चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसे में 5 सीट चिराग के है तो 45 सीट पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, एक तरह से सुझाव दिया है। मैं प्रशांत जी की भावनाओं की कदर करता हूं, पर मैं मानता हूं कि एनडीए के भीतर का मैटर है और इसको हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके से कहा जाता था कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे सीटों का चयन होगा, बट बहुत सहजता से उस वक्त भी हो गया था। और मुझे लगता है बहुत जल्द बातचीत का दौर शुरू है और बहुत जल्द मुझे लगता है सीटों का ना सिर्फ संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाएगा। उस करीब को माना जाए जो सीट्स प्रशांत जी बता रहे हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में। अभी इसको लेकर चर्चा चल ही रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द पांचों दल एक साथ बैठकर इसकी घोषणा भी कर देंगे। क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं,
आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है। आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी है, अगर हम चाहेंगे तो हम ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज़्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो ज़रूर हम। जी हाँ, तो ये आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं पार्टी को ऐसा लगता है, पार्टी चाहेगी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। और दरअसल जो बात कह रहे हैं उससे ये बात तो साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ दबाव भी बना रहे हैं, दूसरे तरफ अपना प्रोस्पेक्ट भी देख रहे हैं। चिराग के मन में चल क्या रहा है? चिराग के मन में जो चल रहा है, पार्टी उसी हिसाब से फैसले कर रही है। और चिराग अगर हाँ कर देते हैं पुख्ता तरीके से, तो चिराग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है? इस तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं दीपक कुचगवे साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, सीधा सवाल है, चिराग को कितनी सीटें मिल रही है, और क्या चिराग जिस तरीके से बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, आपको लग रहा है चिराग बिहार की राजनीति में उतरने जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि 2025 के चुनाव के बाद कभी भी वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं, और चिराग प्रबल दावेदार हो सकते हैं, इसलिए चिराग बिहार आना चाह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और चिराग पासवान इस बात को खूब समझते हैं कि राजनीति में दबाव कैसे बनाया जाता है। दबाव के लिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनको पता है कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें हैं। 5 अगर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उसका जो कैलकुलेशन करते हैं, राजनीति में अर्थमेटिक जैसी कोई चीज नहीं होती, 2 जोड़ 2 4 नहीं होगा। तो उस तरह का गणित बना करके अगर पार्टियां टिकट देने लगे तो फिर ऐसा संभव नहीं हो पाता। हाँ, निश्चित रूप से एक सम्मानजनक सीटें मिलेगी इनको। 25 से 30 सीट के बीच में उम्मीद किया जा रहा है कि निश्चित रूप से चिराग पासवान को दी जाएगी, और ये अपने को किंग मेकर की भूमिका में चाहते हैं बिहार में। अरुण भारती पहले भी बयान दे चुके हैं, आज कोई नई बात नहीं है कि आज उनका बयान आया है। पहले भी अरुण भारती का बयान आया है, आज भी फिर बयान उन्होंने दिया। तो एक दबाव बनाने के लिए कि ताकि हमें कोई अंडर एस्टिमेट न कर ले, हमारी सीटों की संख्या न घटा दी जाए, इस वजह से वो इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि क्यों नहीं। क्योंकि चिराग पासवान ये समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो हमारी भूमिका है, जितने सांसद जीत करके आए, विधायक भी कल अगर इसी गठबंधन में होंगे और अच्छी खासी विधायकों की संख्या रही, तो कल हम हो सकता है कि एक समीकरण हो जिसके तहत हम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो। कभी कभी होता है कि कभी छोटी पार्टियां जिनके पास एक अच्छा खासा विधायकों की संख्या होती है और वो समीकरण बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर किंग मेकर वाले किंग बन जाते हैं। तो चिराग पासवान अधिक से अधिक सीटों को अपनी झोली में करने के लिए वो दबाव बनाने की एनडीए पर कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी और जेडीयू दोनों दबाव में आए और हमारे हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। हालांकि फिर उन्होंने, आज ही मैं देख रहा था कि वो रमना मैदान में घोषणा की है कि हम 7 जिलों की रैली करेंगे या मीटिंग करेंगे, कुछ इस तरह की बात मैं देख रहा था। वो जो शाहाबाद का इलाका है, चूंकि उन्होंने पिछली बार भी जो प्रभाव डाला था वो शाहाबाद और मगध के इलाके में ही ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा किए थे 2020 में,
और वहीं पर वो वोट काट करके और खास करके जेडीयू को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस बार भी वो शाहाबाद और मगध के इलाके को फोकस किए हुए हैं। यहाँ हमको अधिक से अधिक सीटें मिले, हम जीते और जीतने के बाद हमारा नंबर ऐसा हो जो कल हम एक बना सके दबाव कि ठीक है, हमें आप तय कीजिए कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे। और अगर नहीं तय, इस बात को बीजेपी भी खूब ठीक तरीके से समझती है, जेडीयू भी ठीक तरीके से समझती है। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहना ही क्या, वो तो चिराग पासवान को जितना अच्छा से समझते हैं कम लोग समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हैं वो दबाव के अलावा और मुझे कुछ इसमें नहीं दिखता। तो आपको दबाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है, मेरे संवाददाता बता रहे थे कि एक तो 20 टिकट बीजेपी इनको दे रही है, तो खुद के बारे में ये कह करके कि मैं चुनावी मैदान में उतरने जा रहा हूं, दबाव तो बना ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि और ज्यादा सीटें ले लेंगे और परिणाम कुछ इस तरीके से आया तो चुनाव के बाद भी वैकेंसी हो सकता है। नीतीश 5 साल नहीं चलेंगे, इसलिए चिराग को लगता है कि मौका मुझे मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, वो यंग हैं और उनको लगता है कि बिहार में उनके लिए बेहतर प्रोस्पेक्ट है। दीपक कोचगवे साहब, चिराग पासवान के इस अनाउंसमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई वो बिहार आ रहे हैं? शांभवी चौधरी भी उनके समर्थन में खड़ी दिख रही हैं, अरुण भारती भी बोल रहे हैं, और बिहार वो आ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहां उनकी नजर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो होगी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी, जहाँ तक चिराग पासवान आ रहे हैं बिहार, ये तो बहुत दिनों से बात चल रही है कि चिराग पासवान आ रहे हैं, चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। चिराग पासवान को ये लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, वो उन्होंने खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई में 5 सीटों पर कब्जा किया। तो मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ, जब 19 का चुनाव हुआ था तो उस समय भी स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था, और उस समय चिराग पासवान के चाचा धीरे धीरे अलग हो रहे थे, अलग नहीं हुए थे, और अपने दम पर ये 127 सीटों पर चुनाव लड़ गए। तो उनका हासिल क्या हुआ? चुनाव लड़ने के बाद उनको क्या सीट आया? 1 सीट आया। उस समय भी स्ट्राइक रेट अच्छा था और अभी भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। सवाल यहाँ 2 है। एक सवाल ये लगता है कि चिराग पासवान की वजह क्या है बिहार में? उन्होंने अभी अपने बाइट में कहा कि जब कोई बड़ा नेता लड़ता है तो स्ट्राइक रेट बढ़ता है, तो वो अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, वो जान रहे हैं कि भाजपा हर हाल में अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, अगर नीतीश को नहीं बनाएगा तो हमें नहीं बनाएगा। तो वो इस चीज को जान रहे हैं। उनकी लड़ाई लोजपा, 2 लोजपा अगर पशुपति पारस महागठबंधन के साथ हो गए और कहीं सीटें निकाल लिए, तो फिर बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें चिराग पासवान का जो स्थिति होगी वो नहीं होगी। इसीलिए वो बिहार में आएंगे लड़ने, तुरंत तो रिजाइन नहीं करेंगे। आने के बाद अगर जीत जाएंगे, केंद्र में रहना होगा या स्थितियां देखेंगे, तब वो केंद्र में या रिजाइन करेंगे या फिर वापस लौट जाएंगे। उनका है मकसद माहौल बनाना। और मैं ये जान रहा हूं कि 5.31% के मालिक हैं चिराग पासवान। 5.31 जो उनका वोट ये है। और अगर अकेले लड़ने की हिमाकत करते हैं तो फिर वही हाल होता है। और किसके साथ जाएंगे? प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, जो खारिज करते हैं। वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और वो तो कहते हैं कि हम मर्यादा के
में रहते हैं, एनडीए के मर्यादा में रह के बात करते हैं, एनडीए डिसाइड करेगी। देखिए 5 जो विधानसभा है, 5 लोकसभा जो जीत है इनकी, 6/30, 5 अगर 6 का ही होगा तो 30 सीट के आसपास वो चाहते हैं, और वो 30 सीट के बदले में उनको 25, 27 ये सारे मिलने की उम्मीद भी हो सकती है, होगी। मगर अभी तक मैं कहता हूं कि उनकी जो खगड़िया की लड़ाई है, अलौली की लड़ाई है, रामविलास पासवान का जो खगड़िया का एरिया है, उसमें आप देखिए कि अगर उनके चाचा तो लड़ेंगे ही। आज की तारीख में मैं बता दूं कि रामविलास पासवान के भरोसेमंद अगर कोई थे तो वो थे पशुपति पारस। हर एक हम लोग ने देखा है किसी भी चुनाव में, किसी भी पॉलिटिकल ये में सलाह उनसे लिए बिना रामविलास नहीं चलते थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर पशुपति पारस को रोकने का भी एक ये मुद्दा है कि पशुपति पारस को बिहार की पॉलिटिक्स से एकदम खत्म कर दिया जाए और हम बिहार के पॉलिटिक्स में रामविलास लोजपा स्थापित हो जाए और हमारा जो बंगला है वहाँ वो भी रहे, और फिर हम बिहार की पॉलिटिक्स में हम कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, ये सारी बातें हैं। चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता है, इसमें दो मत नहीं है, मगर रणनीति, चुनाव का बूथ मैनेजमेंट ये उनके पास नहीं है, ये है पशुपति पारस। तो ये डर है उनको कि हमारा यहाँ चुनाव लड़ने, अगर मैं यहाँ नहीं आया चुनाव लड़ने तो हो सकता है कि हमारी पार्टी कुछ जगहों पर हार जाए और कम सीट आए। लास्ट ईयर 20 में एक ही एमएलए हुए थे उनके, बहुत दांव लगाया था उन्होंने, तो एक ही एमएलए हुए थे, वो भी जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे चिराग, ठीक है, बहुत सारे पहलू हैं, आप कह रहे हैं बहुत सारे पहलू हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी भी हैं। पीयूष पंत जी, क्या माना जाए, चिराग को ऐसा लगता है कि पशुपति पारस भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ सकते हैं, उनके भतीजे लड़ सकते हैं, मतलब चिराग के चचेरे भाई लड़ेंगे। पशुपति पारस की टीम अगर ज्यादा सीटें जीत लेती है तो फिर से बिहार में लोजपा किसकी इसकी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद तो यह साबित हो गया कि लोजपा चिराग की है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभालेंगे। लेकिन क्या आपको इससे आगे भी दिखाई पड़ता है कि चिराग को लग रहा है कि अब सेकेंड जनरेशन पॉलिटिक्स में आ गया? जैसे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी फ्रंट रनर हैं, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव फ्रंट रनर हैं, आप देख लीजिए निशांत का भी नाम आता है, नीतीश जी के सुपुत्र का, उनके बारे में भी उनके समर्थक कहते हैं उनको आना चाहिए। तो अब चिराग पासवान को लगता है कि हम भी तो रामविलास जी के सुपुत्र हैं, हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों केंद्र की राजनीति करते रहे। खुल करके तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने पिता से उलट राजनीति करूंगा और मैं बिहार की राजनीति करूंगा। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति करने के पीछे मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना उद्देश्य है या पहला उद्देश्य है कि अपने चाचा को पूरे तरीके से नस्त नाबूद कर देना, खत्म कर देना? चिराग पासवान रामविलास की विरासत को पूरे तरीके से अपने हाथ में करना चाहते हैं और इससे आगे दलित के नेता के रूप में बिहार में अपने आप को कम से कम पदस्थापित करना चाहते हैं। देखिए पंकज जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो निश्चित रूप से उनके ये महत्वाकांक्षा तो है ही है, और ये हमने देखा उनकी बातचीत में भी, उन्होंने तमाम जो अपनी जो बातचीत करी है मीडिया से, इंटरव्यू दिए हैं, और खासकर जो है जिस तरह से हमने देखा था पिछले समय में कि उनके मुख्यमंत्री बनने के जब उन्होंने कहा था कि बिहार इज कॉलिंग मी, आई एम अ बिहारी फर्स्ट एंड बिहार इज कॉलिंग मी, तो तुरंत जो है वहाँ बिहार में जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए उनकी पार्टी के जो है पोस्टर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा है और हर 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 राजनेता की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके मन में भी है। लेकिन मुझे लगता है तत्काल रूप से अगर उनके लिए एक बड़ी चुनौती जो है पशुपति पारस भी हो सकते हैं,
और चूंकि अगर वो स्ट्राइक रेट की जो वो बात करते हैं वो तो लोकसभा में जरूर रहा, लेकिन विधानसभा में जो पिछले विधानसभा में हालांकि उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी जो है उनका जो है एक एमएलए जो है वो आया था और वो चला गया फिर जेडीयू में, तो उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है। और जब लोकसभा में भी वो एनडीए के हिस्से के रूप में रहे तभी उनको जो है स्ट्राइक रेट जो बता रहे हैं 100% रहा, और तो वो उसकी वजह से भी एक कारण था। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं जो है कि ये तो एक एनडीए के रूप में ही उन पार्टनर के रूप में लड़ना होगा उनको, उससे अलग जो है कि वो अगर सोचेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो वो फिर वो भाजपा के ही का गेम खेलते हुए नजर आएंगे और नीतीश कुमार को जो है कि वो नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो उनका पहला उद्देश्य है, और भारतीय जनता पार्टी साथ में कभी फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि तत्काल जो है कि उनको ये मौका देगी कि उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे इस तैयारी के साथ है कि इस बार जो है भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, और पहली बार ये वो चाहेगी कि मुख्यमंत्री भाजपा का हो। विजय सिन्हा ने भी, आपको याद होगा, हम सबको याद है कि ये बात कही थी वाजपेयी जी के संदर्भ में, उनके माध्यम से इस बात को। तो भाजपा की पूरी तैयारी है कि वो अपना ही कोई कैंडिडेट है, जो अपना ही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठाएगा। जो चिराग पासवान के लिए मुझे तत्काल तो नहीं लगता है, हाँ उसके जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं वो संभावना वो तलाश सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बिहार में अपना जो है कि पार्टी को और मजबूती प्रदान करनी होगी, और इसके लिए पशुपति पारस जो है, उनके बेटे हैं, वो तमाम लोग अभी जो है कि एक खतरा तो है ही है। देखिए पशुपति पारस जो है कि वो एक मजबूत कड़ी थे, और वो एक्चुअली वो सक्सेसर थे रामविलास पासवान के सही मायने में, और इसीलिए मोदी जी ने भी जो है कि पहले उनको तवज्जो दिया था और चिराग को जो है कि किनारे कर दिया था। लेकिन बाद में चिराग ने अपना जनाधार बढ़ाया, पार्टी को आगे ले गए, तो वो चीज भांपी जब भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर मोदी जी ने, तो पशुपति को किनारे करके जो है उन्होंने चिराग को वो आगे लेके आए। तो पशुपति जो है फिर से वो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका बेटा भी है, और अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं पूरी तरीके से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान को जो है कि वो खतरा पैदा होने की संभावना पूरी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है वो इस बार बिहार का चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि वो लड़ेंगे तभी उनकी पार्टी या उनका जो वोट बैंक है वो उनके प्रति आकर्षित होगा, उनकी पार्टी के प्रति, और वो पूरे चुनाव को जो है अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में जो है एक कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे। अगर वो सिर्फ प्रचार करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि वो जब लोग देखेंगे कि उनका नेता वो खुद चुनाव लड़ रहा, मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होगा, तभी जो है कि उनकी पार्टी को जो है एक बेहतर सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है अभी उनकी प्रायोरिटी यही है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पार्टी के लिए मांग लेना, और ये जो दबाव तो बना ही रहे वो, ताकि जो है कि ज़्यादा जो है सीटें मिले। 40 की उन्होंने मांग रखी है शुरू से, भारतीय जनता पार्टी उनको 15 से 18 सीट देने के लिए कहीं ना कहीं मन बना रही है, लेकिन वो चाहते हैं ज़्यादा सीटें लड़े हो, ताकि जो है उनका स्ट्राइक रेट चाहे थोड़ा कम भी रहे तो कम से कम जो है कि वो 10, 12, 15 सीटें जो है वो 15 सीट कम से कम जो है वो निकाल सके। तो मुझे लगता है कि अभी वो अपनी पार्टी को ही मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें, ताकि भावी जो है जो संभावना जब बनेगी, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा 2030 का, उसमें वो जो है अपने को पूरी तरीके से जो है एक मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा सके। और ये बात आपने सही कही कि आने वाला समय बिहार में देखिए पुरानी पीढ़ी का नहीं है, युवा पीढ़ी का है, नए लोगों का है, और ये खुद जो है चिराग पासवान ने ये खुशी जाहिर करी कि मेरी तुलना जो है तेजस्वी यादव से की जा रही है। मेरे तो एक भी एमएलए नहीं है, फिर भी एक जो 75 एमएलए वाले जो पार्टी के नेता से मेरी तुलना की जा रही है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका भविष्य है, और लोग जो है उनको अभी से जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी पहली प्रायोरिटी है बिहार की राजनीति में अपने को पूरी तरीके से, नहीं ठीक है, उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है डॉक्टर संजय
कि बीजेपी जो लगातार प्रयास कर रही है और पीयूष पंजी खुद भी कह रहे हैं, तो बीजेपी चिराग को मौका क्यों देगी? बिहार ही एक ऐसा स्टेट बचा है जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी ने अपना पूरे तरीके से चेहरा बदल लिया। बीजेपी के ओबीसी नेता फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बीजेपी का पूरा संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे तरीके से बदल गया है। ओबीसी ईबीसी के नेताओं से भरपूर है। बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि चिराग पासवान उस नेतृत्व को स्वीकार कर लें? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी दलितों को साधने के लिए ऐसा कर सकती है? दरअसल अगर बीजेपी ऐसा करती है तब तो हो सकता है कि ओबीसी और ईबीसी दोनों बीजेपी को छोड़ करके फिर से आरजेडी की तरफ चले जाए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो इतने लंबे समय से और खास तौर पर 2020 से ही कहना शुरू की थी कि अभी नीतीश ड्राइवर बन जाएं, 2025 के बाद ड्राइविंग सीट पे हम लोग होंगे, तो बीजेपी ऐसा करने देगी? क्या आपको इसकी संभावना नजर आती है? मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी जो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि कम से कम 2025 में बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, वो नीतीश कुमार का नेतृत्व ही है, लेकिन 2025 का जो परिणाम आएगा उसमें अगर जरा भी संभावना दिखेगी तो बीजेपी शायद इस अवसर को गंवाना नहीं चाहे। जहां तक चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान की ताकत को बीजेपी समझती है कि जब वो मेरे साथ होते हैं तभी उनकी ताकत बढ़ती। बीजेपी ही तो थी, चिराग पासवान के जो सांसद चले गए थे अलग गुट बना करके पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में, उस समय क्या बीजेपी नहीं थी? क्या चिराग अलग थलग नहीं पड़ गए थे? और फिर एक बार बीजेपी ने इनके 5-5 लोगों को चुनाव लड़ाया और फिर बीजेपी के साथ रह करके ये चुनाव जीते। तो बीजेपी इस बात को खूब ठीक तरीके से समझती है चिराग पासवान को कितना तवज्जो देनी है, कितना हमें आगे ले जानी है। और तुरंत आपने वो दृश्य भी देखा था कि जैसे ही चिराग पासवान लेटरल एंट्री के सवाल पर, जैसे ही कोटा विदिन कोटा के सवाल पर जरा अपना रुख बदले थे, तो तुरंत पशुपति कुमार पारस से जाकर के दिलीप जायसवाल मिल लिए थे। अमित शाह जी का बुलावा आ गया था पारस जी के लिए और पारस जी जाकर के मिल लिए थे। और बाद में भी पशुपति कुमार पारस कभी भी ये खुल करके नहीं कहे कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो गए। ये जरूर कहे अभी, जब उन्होंने अंबेडकर जी के जन्मदिन पर जब एक ये किया था, कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन ये नहीं कहे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा मैं हो गया। तो पारस जी को बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर बीजेपी रखे हुए है। चिराग पासवान भी ये समझते हैं कि हमें कितना दबाव बनानी है, किस लेवल पर जाकर के दबाव बनानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो 19% दलित हैं ये सबके नेता चिराग हो गए। ठीक है, पासवान जो 5% है उस पर इनका प्रभाव हो सकता है, मान भी लिया जाए कि वो 5% गोलबंद हो जाएंगे, लेकिन क्या रविदास समाज इनके साथ गोलबंद हो जाएगा? चौधरी समाज गोलबंद हो जाएगा? धोबी समाज गोलबंद हो जाएगा? बिहार में 22-23 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं और सब लोग चिराग पासवान को लेकर के कि चूंकि दलित एक मुख्यमंत्री होंगे सब लोग गोलबंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो चिराग पासवान को भी पता है अधिक से अधिक सीटों के लिए दबाव बनाइए, मैक्सिमम सीटें जितनी मिल जाए। और इसके दूसरे पक्ष में जिस पर हम लोग बात नहीं कर रहे, कभी कभी पार्टी को भी बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए इस तरह की मांग रखी जाती है, इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि पार्टी में जो लोग लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि इस बार तो हमें टिकट मिलेगा, उनको निराशा ना हाथ लगे कि भाई हम तो गठबंधन में हैं, हम तो मैक्सिमम प्रयास किया, मैक्सिमम दबाव बनाया, अब तो एक ही विकल्प था कि फिर से एक बार 2020 की तरह अलग हट करके लोजपा चुनाव लड़ती तो भी आपको टिकट संभव था। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार हैं उनको समझाने के लिए भी ये सब एक रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि दबाव बनाए रखो, चुनाव लड़ने की बात बार बार करो, अधिक से अधिक सीटों की बात करो, और अगर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी मिलती है तो फिर चुनाव में जाए।
चिराग पासवान शायद इन्हीं हथकंडों के भरोसे बिहार में अपना दांव आजमा रहे हैं। अरुण भारती बयान दे रहे हैं। अरुण भारती का जो बयान होता है, उस बयान को अगर हर बयान को अगर आप देखिएगा तो उसके पीछे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाले बयान उनके होते हैं। तो थोड़ा देखना होगा कि चिराग पासवान इतना दबाव बना पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दबाव के अलावा और यहां मुझे कुछ नहीं दिखता है कि ताकि अधिक से अधिक इनके हिस्से में सीट आए और उस सीट के बदौलत जब परिणाम आए तो उसमें ये अपना समीकरण साध सकें, हमें कहाँ रहनी है, किसके साथ रहनी है तो हमें कौन सी जगह मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए। चिराग पासवान शायद इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं बिहार में आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, हमारे लोग लड़ेंगे, वो इस तरह की बातों में। भाई जब एनडीए के साथ ये जब चले आए तब इनका नारा कहाँ चला गया? जो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते थे, चुनाव में तो मैंने लोकसभा चुनाव में तो कहीं नहीं देखा ये नारा कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं। वो तो फिर एनडीए के साथ खड़े हो गए। आज भी विक्रमगंज में पूरा चिराग पासवान की पूरी ताकत लगी हुई थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आ सके कि चिराग पासवान की अपनी ताकत है। और पार्टियां ऐसे करती है, जो अलायंस में पार्टियां नहीं, पर आप एक चीज बताइए, पार्टियां तो ऐसे करती हैं, क्या ऐसा करने के लिए चिराग कर रहे हैं ऐसा कि अपनी पार्टी में कैडर का उत्साह बढ़ाएं, या जो अरुण भारती कह रहे हैं कि एक बार चिराग हाँ कर दें फिर सीट का सिलेक्शन भी कर लेंगे? दीपक कोचगवे जी, क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? क्योंकि बार बार कहने का मतलब तो ये दिखाई पड़ता है कि चिराग को लगता है कि हम बिहार की राजनीति करें। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि अपने पिता से उलट मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। 2005 में अगर मेरे पिता ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की होती तो आज बिहार की राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती। मतलब नीतीश कुमार को मौका मिल गया, हम चूक गए। अब वो चाहते हैं कि ये मौका फिर हाथ से जाने ना दें। नीतीश अब राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, कभी भी रिटायर्ड हो जाएंगे। हो सकता है उनको ये भी दिखाई पड़ रहा हो कि चुनाव के बाद नीतीश रिटायर हो सकते हैं। इस स्थिति में नहीं हो कि वो स्वास्थ्य की वजह से कि वो कंटिन्यू कर सकें, तो दलित नेता होने के कारण उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी को दलित को ही सीएम बनाना होगा तो फिर चिराग क्यों? और भी तो कई लोग हैं जिनको बीजेपी बना सकती है। या सम्राट चौधरी, आप देखिए, एक तरफ नीतीश, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। बीजेपी अपना ओबीसी और ईबीसी का वोट बैंक क्यों गंवाना चाहेगी? बीजेपी को जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है वहां बना चुकी है। भाई जिसकी संख्या ज्यादा है उसका मुख्यमंत्री होगा ना। तो फिर ये बीजेपी पर दबाव बढ़ाना चाह रहे होंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन बीजेपी इनको सीएम क्यों बनाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाएगी, सीएम क्यों बनाएगी? तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? और अगर इनको पार्टी लड़ाती है तो कहां से लड़ेंगे? अलौली से लड़ेंगे क्या? कहां से लड़ेंगे ये बताइए दीपक जी। देखिए पंकज जी, आपने जो सवाल किया हम पहले बताना चाहेंगे। देखिए, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जिस पार्टी को उन्होंने सजाया संवारा और मौसम वैज्ञानिक की तरह हमेशा आते गए, और हमेशा वो दिल्ली की पॉलिटिक्स, वो जो बिहार की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे रामविलास पासवान से, हम लोग की कभी बात भी होती थी तो वो दिल्ली की ओर मुखर होते थे। तो वो 2005 का जो हवाला दिया जा रहा है वो ठीक है, वो हो सकता है कि बेटा कुछ अलग राह पर चले, मगर इसके लिए चिराग पासवान के पार्टी में मैच्योरिटी की कमी है। देखिए, उनके पास उस वक्त पशुपति पारस थे, रामचंद्र पासवान थे, उनके पिता थे रामविलास पासवान थे, और बड़े अनुभवी लोग थे जो आगे के कैडर को समझते थे। आज की तारीख में उनके पार्टी में बस एक है, अरुण भारती। तो कहीं ना कहीं अभी उम्र का तकाजा है, और अगर बात पीठ पर होता है तो रोक, यानी कुछ तरह की का सजेशन भी देता है। जैसे तेजस्वी अगर कुछ कहते हैं तो जरूर लालू प्रसाद उनको मदद करते हैं। रही बात, आपने कहा कि चुनाव में कहां से लड़ेंगे, 90% कहते हैं अरुण भारती को लड़ेंगे, और टिकट जब बंटवारा होगा
टिकट का जब ये होगा, देखिए मुझे जो जानकारी आई है, पता नहीं ये सही है क्या गलत है, 100-100 सीट दोनों ने बांट लिया है, 100 सीट जेडीयू और 100 सीट बीजेपी। ये हमें एक खबर लगी है, पुख्ता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 43 सीट है। अब उस 43 सीट बचे हुए सीट पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। तो ये मसला जो उनका है कि हम आके अलौली में, आपने देखा बीच में अलौली में एक घटना हुई थी, उनकी पहली माता जो थी उनको लेकर जो मामला हुआ था कि बीमार हो गए, उनको उनके घर में पशुपति पालक की पत्नी और रामचंद्र की पत्नी ने ताला लगा दिया। वो सब अलौली सीट का पॉलिटिक्स हुआ था वहाँ। मगर अलौली से मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अलौली से लड़ना चाहिए, और अलौली से तब प्रिंस राज भी उतरेंगे तो मामला दिलचस्प होगा। ये सब भी सोच रहे हैं चिराग पासवान, कहीं मैं हार गया तो राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बड़ी छवि खराब हो जाएगी पार्टी में और मेरे गठबंधन में। ये सब चीजों को सोच रहे हैं, और कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो अब कह ही दिया कि स्ट्राइक रेट बढ़ता है जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि कितने टिकट उनको मिले हैं। अब नरेंद्र मोदी कितना इन्हें प्यार करते हैं वो दिख जाएगा, और वो अकेले नहीं लड़ सकते तो, और ना वो एक्सेप्टेबल होंगे या जाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे आरजेडी में। तो सवाल तो उनके पास है कि एक बार चचा की बात नहीं माने बाबू तो 228 सीट पर ठोक दिए, चचा मना करते रहेंगे कि मत चलो, तो उसमें तुम क्या फरियो तू, ठीक है। ये एक सेहरा मिला कि आप डिस्ट्रक्टिव हो गए, आप डिस्ट्रक्टिव मैन हैं, आपने नीतीश कुमार को थोड़ा कम कर दिया। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रक्शन नहीं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए, और उसी का इंतजार है उनको। आगे देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की नज़र खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई की तरफ होगी। वो चाहेंगे कि भाई हमें इधर के इलाकों से सीट मिले, देखिए क्या होता है। नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, पर सवाल ये है क्या होता है ये तो सबको देखना ही पड़ता है। पॉलिटिशियन क्या करने वाले होते हैं लोग गेस ही करते हैं, या हमें सूत्रों से बहुत सारी जानकारी मिलती है, पर ऐन वक्त में पॉलिटिशियन समय के हिसाब से कैसे अपना रास्ता बदल लेते हैं ये भी कोई नहीं जानता। किसने सोचा था पिछली बार कि चिराग अलग चुनाव लड़ेंगे? किसने सोचा था चिराग बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार उतार देंगे? अंत तक दोनों में टसल चल रहा था, हमें इतनी सीट चाहिए, उससे ज्यादा सीटें मिल नहीं रही थी, बहुत तरह की बात हो रही थी। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल चिराग की जो रुचि बढ़ी है बिहार में, क्या उसके पीछे 19-20% वोट है? चिराग को लग रहा है जीतन मांझी भी बूढ़े हैं और मुझे दलित का नेता होना है, मायावती भी राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, उनका करियर गिरता ही जा रहा है, इसलिए चिराग दलित के नेता के रूप में बड़ा कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं। उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये मध्य प्रदेश कोई बड़ा नेता नहीं है, मेरे लिए मैदान खाली है, मैं दलित का राष्ट्रीय नेता, बड़ा नेता हो सकता हूं, और इसलिए इसकी शुरुआत बिहार से ही क्यों ना की जाए। पर क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है, कई बार आप बड़े सपने रखते हैं तो आपको बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, और बड़े डिसीजंस में आपको एनडीए का रास्ता भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि आपको यह दिखाना पड़ेगा कि मैं एंटी मोदी हूं, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं। क्या आपको पीयूष पंजी इसके लिए चिराग पासवान तैयार नजर आते हैं, या चिराग की नजर बस बिहार तक सीमित है? नहीं पंकज जी, मुझे अभी नहीं वो नज़र आते हैं, क्योंकि उनका मुझे लगता है इतना व्यापक फलक भी अभी उनके दिमाग में नहीं है कि आपने ये कहा कि वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ के भी जो दलित, क्योंकि क्राइसिस है नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो देख रहे होंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वो बिहार में ही अपने पैर जमाना चाहते हैं,
और बिहार के एक बड़ा दलित नेता के रूप में जो है वो वहाँ से अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो मैच्योरिटी भी उनमें वो दिखाई नहीं देती है कि वो जो है कि ऑल इंडिया लेवल पे उस तरह से जो है एक नेता को अपने इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी भी तमाम कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बन पाए, उतना प्रभाव उनका नहीं रहा बाकी बिहार के अलावा और जगह पे। तो जबकि वो ज़्यादा लोकप्रिय थे, ज़्यादा उनकी समझदारी थी, चीज़ों को समझते थे, राजनीति को समझते थे, और दलितों के लिए वो लगातार जो है वो मुद्दे उठाते थे और बात करते थे। तो मुझे लगता है कि भी चिराग के लिए पहला जो पड़ाव है वो बिहार ही है, वो बिहार की राजनीति। चलिए ठीक है, जो है बिहार की राजनीति पर उनका नजर है। मुझे लगता है डॉक्टर संजय कुछ कंक्रीट फिगर बता दें, अगर बिहार की राजनीति पर नजर है और वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं तो कितने सीट पर मान जाएंगे, और आपको लगता है कि वो बिहार का चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मंत्री अरुण भारती को बना देंगे? अरे भाई, डिफेक्टो मिनिस्टर यही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। राजनीति में हर तरह के दांव आजमाए जाते हैं, हर तरह की कोशिश की जाती है। फिर मैं बता रहा हूं कि 25 से 30 सीट के लिए ये दबाव बना रहे। आज भी जो इन्हीं के पार्टी के जो कुछ करीबी नेता हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हट करके कोई रणनीति तो नहीं बना रहे, ऑफ द रिकॉर्ड ही कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये एनडीए से बाहर जाएंगे, लेकिन हाँ, कौन पार्टी नहीं चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें, और चिराग पासवान जी भी चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले। मुझे लगता है कि 25 से 30 के बीच में ये दबाव बनाएंगे। अब वो कोटे वाली बात जो हम लोग कई बार कर चुके हैं कि भाई हो सकता है कि चिराग पासवान को जेडीयू, जो ललन सिंह ने कहा था एयरपोर्ट पर इनके नेता को कि भाई आप तो बीजेपी के कोटे से हैं, जेडीयू अंत में ही दांव खेलेगी कि चिराग पासवान को बीजेपी के कोटे में डाल देगी, दोनों बराबर बराबर सीट बांट लेंगे कि भाई इनको आप एडजस्ट कीजिए, इन लोगों को हम एडजस्ट करेंगे। और बीजेपी इस चीज को जानती है कि किनको हमें कैसे एडजस्ट करनी है। तो 25 से 30 सीट मैक्सिमम चिराग पासवान को दे सकती है एनडीए। और रह गई बात कि हो सकता है कि कुछ अपनी सीट भी बीजेपी दे करके चिराग पासवान को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी, और चिराग पासवान भी चाहेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक सीट ले। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में अरुण भारती को जगह दिलाने की बात है, क्यों नहीं, ऐसा किया ही जा सकता है कि ये बिहार की राजनीति किया जा सकता है। पर चिराग कुछ मसले पर जो विपक्ष की भाषा बोलते हैं, जैसे अभी अपराध पर उन्होंने तेजस्वी के सुर में सुर मिला दिया, अपराध को लेकर के चिंता जताई, कोटा विद इन कोटा का जोरदार विरोध किया, विपक्ष के साथ सुर मिला दिए। कई सारे ऐसे मसले दिखे हैं जहां पर चिराग के सुर विपक्ष के साथ मिल रहे हैं। तो क्या चिराग वो दरवाजा भी खोल कर रखना चाहते हैं, या ऐसा राग अलाप करके एनडीए पर दबाव बना रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल जो भी है उसका जवाब हम आपको देते रहेंगे, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बताते रहेंगे, जो अंदर की खबर रहेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल चिराग के मन में क्या चल रहा है वो हमने आपको बताया। ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना, बिहार की राजनीति करना, और अगर वो कामयाब हो पाए और किंग मेकर की भूमिका में आ पाए तो वो बिहार की सत्ता पर भी मजबूत पकड़ कायम रखना चाहते हैं, और तभी केंद्र में भागीदारी चाहते हैं। बिहार प्राइमरी फोकस है, केंद्र में भागीदारी भी हो, पर बिहार की सत्ता पर जितनी मजबूत पकड़ हो वो समझ रहे हैं बिहार केंद्र में उतनी ही मजबूत भागीदारी मिलेगी। और चिराग इसी ओर बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है नीतीश अब बूढ़े हो चले हैं, कभी भी वैकेंसी हो सकता है, और उस स्पेस को भरने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। दीपक कोच गवे जी, पीयूष पंजी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।